और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉलोनियलिज्म एंड कंट्रीसाइड के बारे में। ये आपके क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। ऑलरेडी इसका 3 वीडियो में अपलोड आपके लिए कर चुका हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे 5th रिपोर्ट के बारे में। 5वीं रिपोर्ट क्या थी, जहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा व्हाट वाज द 5th रिपोर्ट एंड व्हाई इट रिक्वायर्ड टू पब्लिश। 5वीं रिपोर्ट क्या थी और क्यों इसको पब्लिश किया गया। गाइस, बेसिकली जो आपकी 5th रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1813 में। ये आपका एक MCQ भी है। और इस रिपोर्ट को 5th रिपोर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट वॉज कॉल्ड द 5th रिपोर्ट एज इट वॉज द 5th इन सीरीज ऑफ रिपोर्ट अबाउट द वर्किंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में जो कंपनी का शासन करने का तरीका था, उसको 5वीं बार डिस्क्राइब किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, इसलिए इसको 5th रिपोर्ट का नाम दिया गया। कहा जाता है जो आपकी रिपोर्ट है ये आपकी करीब 1002 पेजेस की बनी थी, जिसमें 800 पेजेस वेस्ट थे। वेस्ट का मतलब यहाँ पे ये था कि इसमें करीब करीब उस समय इंडिया के जो ज़मींदार थे और जो रैयत थे उनकी पेटिशन थी, याचिका, जो उस समय के कलेक्टर्स ऑफ मद्रास और बंगाल के द्वारा प्रिपेयर की गई थी। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे इंडिया में जो परमानेंट सेटलमेंट शुरू हुआ है उसने डायरेक्टली इफ़ेक्ट किया है ज़मींदार और रैयत की लाइफ में। और अब हम बात करते हैं मेन ऑब्जेक्ट ऑफ 5th रिपोर्ट। जो आपका 5th रिपोर्ट बनी थी उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? पहली बात, जो इंग्लैंड में रहने वाले व्यापारी थे वो खुद हैप्पी नहीं थे, क्योंकि उनके दिमाग में ये लग रहा था कि सिर्फ जो इंडिया का लड्डू है ना, या मतलब मोनोपोली ट्रेड, वो सिर्फ कंपनी खा रही है। क्योंकि 17th सेंचुरी में कंपनी ने एक एक्ट बनाया था, उसे बोलते हैं मोनोपोली ट्रेड। इसमें क्या होता था कि सिर्फ चाइना और इंडिया का जो ट्रेड होगा ना, उस पर अधिकार सिर्फ कंपनी का होगा। और इनको लगा कंपनी जो पैसा कमाएगी वो इंग्लैंड में भेजेगी, लेकिन वो पैसा इंग्लैंड में पहुंचा ही नहीं। तो ऐसे में उनको लगा कि जो भारत का इतना बड़ा ट्रेड मार्केट है, वो मार्केट इनके लिए भी खोल देनी चाहिए। ये था पहला इशू जो इस रिपोर्ट में आर्गूमेंट्स में बताया गया। सेकंड क्या था? वो था आपका पॉलिटिकल ग्रुप ऑफ इंग्लैंड। जैसे हमारे भारत में ओपोजिशन पार्टियां होती हैं, वैसे इंग्लैंड में भी कुछ ओपोजिशन पार्टी थी। उनका मानना था कि एक्चुअल में जो कॉन्क्विस्ट ऑफ बंगाल किया गया था, जैसे बंगाल को जीता गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वो बेसिकली बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं था इंग्लैंड के लिए। वो सिर्फ बेनिफिट था किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए। इंग्लैंड को बंगाल के जीतने या हारने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो या तो कंपनी ये बताए कि जो बंगाल को जीतने के बाद जो भी बेनिफिट टैक्स मिला है वो कितना टैक्स मिला है। अगर नहीं मिला टैक्स तो पैसा कहाँ गया? क्योंकि मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था 1791 में एक परमानेंट सेटलमेंट नाम से एक रेवेन्यू सिस्टम लॉन्च किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो बेसिकली ये उसी की बात की जा रही है कि जो बंगाल में PS लॉन्च किया गया था आपका, उसका पैसा कहाँ गया। और अब हम बात कर लेते हैं कि इस रिपोर्ट को बेसिकली बनाया किसने था। तो इस रिपोर्ट को बनाने के लिए 2 कमेटी आई थी, जिसमें एक थी प्रवर कमेटी और एक थी आपकी हिडन कमेटी, मतलब गुप्त कमेटी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कंपनी के जो रूलिंग करने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा मेल एडमिनिस्ट्रेशन है।
मतलब अप्रशासनिक कार्यालय है। कंपनी सिर्फ और सिर्फ सेल्फ बेनिफिट के लिए काम कर रही है, जिसके कारण जो रेवेन्यू इंग्लैंड में आना चाहिए था वो नहीं आ सका। और अब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ क्रिटिसिज्म। जो आपकी फिफ्थ रिपोर्ट आई थी उसमें जो बुराई की गई थी कंपनी की, वो किस बेस पे की गई थी? तो इट हैज़ मैनी अनकन्विंसिंग आर्गूमेंट एंड एविडेंस। बहुत सारे ऐसे एविडेंस आए थे जहाँ पे बताया जा रहा था कि कंपनी का इंडिया में रूलिंग करने का पैटर्न बिल्कुल गलत है। इट पर्पस वाज ओनली टू क्रिटिसाइज द मेल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, जिसमें बताया गया कि कंपनी का जो कार्य करने का तरीका है भारत में वो कैसा है, अप्रशासनिक तरीका है। इट एग्जग्रेट कॉलेप्स ऑफ ट्रेडिशनल जमींदार पावर, और इसमें बताया गया कि किस प्रकार ज़मींदार की पावर थी इंडिया में वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इट स्टार्टेड द hyperbolic word that जमींदार वर लूजिंग their land, the land of most of farmer वर auctions। जो ये वर्ड यूज़ किया गया था ना, बड़े महंगे महंगे शब्द यूज़ किए गए थे कि ज़मींदार अपनी ज़मीन गंवा रहे हैं, लोग इंडिया में गरीब हो रहे हैं, जैसे खुद अंग्रेज़ चाह रहे थे कि हम गरीब ना हो। जबकि वहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग किलस रहे थे कि यार अगर कंपनी अकेले बेनिफिट कमा रही है तो हम क्यों नहीं कमा सकते। इसलिए फिफ्थ रिपोर्ट को बनाया गया था। तो उनका मानना था इस रिपोर्ट में कि ज़मींदार अपनी जॉब खो चुके हैं, उनकी ज़मीन खा चुकी है कंपनी, इसको रोका जाए। द कंपनी डिड नॉट कलेक्ट रेवेन्यू विद द पंचुअली, और कंपनी के द्वारा जो टैक्स कलेक्ट करना है वो पंचुअली नहीं किया गया। पंचुअली कैसे करते हैं? जब आप टैक्स ही पूरी ज़मीन ही खा जाओगे तो आपको रेगुलर टैक्स क्यों मिलेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था द ऑक्शन पॉलिसी। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने मुझे अपना टाइम दिया। गुड बाय एंड टेक केयर।